मैं एक गरीब घर की लड़की थी। हमारे घर में मेरे माँ बाप और मेरी दो बड़ी बहनें रहती थीं। हमारे पिताजी शराबी थे। हमारे पिताजी फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। शराब पीकर जब घर आते तो घर कंजरवाड़ा बन जाता। पिता, बहनें और माँ तीनों ही गाली गलौज करके घर के बाहर तमाशा देखने वालों की भीड़ इकट्ठी कर देते। मेरी सबसे बड़ी दोनों बहनें कॉलेज में थी और मैं 12वीं में। मैं पढ़ाई में भी होशियार थी। मैं बहुत सीधी सादी थी। लड़ाई झगड़ों से दूर रहना ही पसंद था, पर इस वजह से मेरी पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब रहती थी। मैं चाहती थी कि काश मेरे पास इतने पैसे होते तो एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेती, पर यहाँ तो खाने की भी मारामारी थी। एक दिन स्कूल के बाहर मेरी मुलाकात राज नाम के लड़के से हुई। मुझे अपनी सहेलियों से पता चला कि वह साल भर से मुझसे बात करना चाहता था। वह मुझे पसंद करता था, पर मैं शर्मीली तो थी, पर डर भी था कि कहीं यदि मेरे घर वालों को पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन राज ने मुझे मिलने के लिए एक बहुत बड़े कैफ़े पर बुलाया। मैं जाने के लिए आनाकानी कर रही थी, क्योंकि न मेरे पास ढंग के कपड़े थे और न ही पैसे। मेरी सहेलियों ने जोर दिया, पर मैंने उन्हें सब बता दिया। मेरी एक सहेली ने अपने कपड़े पहनने के लिए दिए और थोड़े पैसे भी। हिम्मत करके कैफ़े गई। वहाँ हाई फाई लोगों को देख बहुत नर्वस फील कर रही थी। यहाँ वहाँ नज़रें दौड़ा रही थी राज को ढूंढने। तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। वह राज था। मैं डरते डरते उसके साथ एक टेबल पर गई जो उसने पहले से बुक करा रखी थी। उसने अपने बारे में बताया कि वह बहुत अमीर घराने का लड़का है। यह उसका कॉलेज का लास्ट ईयर है। उसके बाद वह अपने डैड के बिजनेस संभालेगा, और न ही वह उस शहर का था जहां मैं रहती थी। वह उस शहर से लगभग 200 किलोमीटर दूर मुझे देखने आता था। रोज नहीं, कभी कभी, पर आता सिर्फ मेरे लिए। वह एक टॉपर लड़का था, साथ ही हैंडसम। ऐसा लड़का कि कितनी ही लड़कियां उस पर फिदा थी। अपना सब कुछ उसके एक इशारे पर लुटाने को तैयार थी, पर वह मुझ पर मरता था। सिर से लेकर पांव तक कमाल का लड़का। बात करने का तरीका, कितनी शालीनता थी उसमें। उसकी पहली मुलाकात ने मुझे उसके ख्यालों में इतना डुबो दिया कि मैं अपनी पढ़ाई से भी दूर होने लगी। घर के कंजरवाड़े की गूंज सुनाई ही नहीं देती। अपने ही हाल में बस खुश रहती। अब मेरी भी इच्छा होती उससे मिलने की। अब अगली बार वह कब आएगा, इसी ख्याल में रहती। अगली बार जब राज आया तो अपनी गाड़ी में मेरे लिए ढेर सारी शॉपिंग करके लाया। कपड़े, परफ्यूम, जूते, ज्वेलरी, नेल पेंट, सब तो ठीक था, पर ये कौन देता है? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। इतना सब? पर ये, राज ने कहा, तुम्हें पता नहीं तुम क्या हो, पर अब तुम मेरे साथ हो। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, थोड़ा अच्छे रहने में कहाँ बुराई है। वह मुझे पार्लर ले गया। वहाँ मेरा पूरा हुलिया ही बदल दिया। मैं खुद अपने आप को देखकर दंग रह गई। राज से कहा, ओह, मैं कितनी सुंदर हूँ, शायद कोई भी यह अपने लिए न कहे। मैंने राज द्वारा दी किसी भी चीज़ को घर ले जाने के लिए मना कर दिया। मुझे इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा घर में। राज ने वो सारी चीज़ें अपनी गाड़ी में ही रख दी। जब घर पहुंची तो मेरा बदला हेयर स्टाइल और परफ्यूम की खुशबू से बवाल हो गया। मैंने झूठ कहा कि परफ्यूम मेरी सहेली का और हेयर स्टाइल के पैसे उधार है जो देने हैं। अम्मा और दोनों बड़ी बहनें डांटने लगी कि 12वीं है, पढ़ाई पर ध्यान दे दे, समझी। मैंने अपनी नज़रें झुका दी और नीचे ज़मीन पर अपने बैग से किताबें टटोलने लगी। हर सप्ताह हम एक निश्चित समय व जगह पर मिलने लगे। एक दिन राज ने मुझे एक किताब दी। अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ टारगेट देता था, और जब वह आता तो मेरा एग्ज़ाम लेता, मुझे यहाँ वहाँ घुमाता, खाने भूलने का तरीका सिखाता। उसके साथ रहते रहते मैं बहुत कुछ सीख रही थी। मैं उसके बहुत करीब आ गई थी, इतनी करीब कि वो जो चाहे मुझसे ले लेता तो मैं बिल्कुल मना नहीं करती। पर उसने मेरे भोलेपन का कभी फ़ायदा नहीं उठाया। उसने इस रिश्ते में हमेशा मर्यादा बनाए रखी।
उसकी ये बात मुझे कुछ गलती करने के लिए उकसा रही थी। उसकी हर कामयाबी, खुशी या गम वो मेरे साथ शेयर करता। हमें मिले हुए अब 3 से 4 साल हो चुके थे। राज ने अपने पापा का बिज़नेस भी अच्छे से संभाल लिया था। उसने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। वो मुझसे कुछ लेने नहीं, मुझे सिर्फ देने आया था, इसीलिए मैं भी उसे कुछ देना चाहती थी। मैंने उसे एक कमरा बुक करने के लिए कहा। वो कुछ समझ गया था, मुझे डांटा, लेकिन मेरी ज़िद के कारण वह वही करता रहा जो मैंने उससे कहा। उस समय मेरे कॉलेज का आखिरी साल था। हमने शादी करने का फ़ैसला कर लिया था। जब हम होटल के कमरे में थे, अचानक ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोला तो मेरा पूरा ख़ानदान खड़ा था। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी माँ और पिताजी सबसे पहले राज की पिटाई करने लगे और मेरी बड़ी बहनें मुझे पीटने लगी। पिताजी राज को धमकी देने लगे कि अब तुझे पुलिस के हवाले करेंगे, नहीं तो चल 5 लाख रुपए निकाल। मैंने राज से कहा, भागो राज यहाँ से। तब राज मुझे देख रहे थे, वह भी घबरा रहे थे। मैं अपनी बहनों से पिटती जा रही थी और कहती जा रही थी, भागो यहाँ से जल्दी। राज वहाँ से भाग गया। अब मेरे पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे मारते पीटते घर ले गए। उनके लिए एक पैसे वाले मुर्गे को जाने दिया था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह इतने लालची हैं। इस घटना के बाद तुरंत मेरी शादी तय कर दी गई। मेरे पास फ़ोन नहीं था। राज ने तो दिया था, लेकिन मैंने ही लेने से मना कर दिया। मुझे राज को सूचना देनी थी। 15 दिन में मेरी शादी। बस एक बार मुझे राज से मिलना था। जैसे तैसे मैं हमारे मिलने के स्थान पर पहुंची तो वहीं राज मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही राज ने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने उसे सब बता दिया। राज ने मुझे अपने साथ भागने के लिए कहा। मैंने समझाया कि आप मेरे परिवार से बात करके देखो, वो मान जाएंगे। राज मेरे परिवार से बात करने के लिए आया। मेरे परिवार को समझाया। मैंने समझाया कि मैं राज के साथ बहुत खुश रहूँगी, पर मेरे परिवार वाले पुराने विचारों के थे। बेटे की खुशी से ज़्यादा जात पात में विश्वास करते थे। उन्होंने राज को बेइज्जत करके निकाल लिया। यहाँ तक कि जो उसके पास था, कैश, सोने की चेन, घड़ी, सब ले लिया। लेकिन इस बार राज घबराए नहीं। वह मुझे घर के बाहर से आवाज़ लगाने लगे, रीत रीत बाहर आओ, अभी मेरे साथ चलो मेरे घर। उसकी हिम्मत देख मुझ में भी हिम्मत आ गई। मैं उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी मेरी माँ और बहनों ने मेरा हाथ पकड़ लिया। माँ ने कहा, जा बेटी, लेकिन तेरे जाने के बाद तेरे पीछे से तेरी बहनों से कोई शादी नहीं करेगा। हमारी बदनामी को तो हम झेल लेंगे, लेकिन तेरी बहनें जीते जी मर जाएगी। तो इतनी स्वार्थी कब से हो गई? तेरे मुँह से कभी आवाज़ तक नहीं निकली। तो आज हमें धोखा दे रही है, एक छोरी के लिए सारे रिश्ते ठुकरा रही है। हम गरीब हैं, इसीलिए तू पैसे वाले के साथ भागना चाहती है। ठीक है, जा। उनकी ये भावुक बातों ने जैसे मेरे पैरों में जंजीर बांध दी हो। सामने मेरा सुनहरा भविष्य था जो मुझे आवाज़ें दे रहा था, और इधर इस घर में मेरी वजह से मेरी बहनों का अंधकार भविष्य। मैंने रोते हुए राज से कहा, जाओ राज, मैं नहीं आ सकती। मेरी इस बात से राज की आंखों में आंसू थे। वह मुझे एकटक देखता रहा और सिर्फ कुछ शब्द कहे, तुम कभी खुश नहीं रहोगी मेरे बिना। और फिर वह ऐसा दूर हुआ कि बस। 5 दिन बाद मेरी शादी थी। मैंने लड़के को देखा तक नहीं। देखकर क्या करती? मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी इंसान सिर्फ राज था। राज के बिना तो मैं सिर्फ एक लाश बन गई थी। शादी हुई तो एक कंजरवाड़े से दूसरे कंजरवाड़े में पहुंच गई। शादी की रात मुझे घर की औरत एक कमरे में ले गई, जहां पहले से ही एक आदमी था। वे औरतें कहने लगी, ये तेरा पति है। उसे देखकर तो मैं पीछे पलटकर जाने लगी, पर उन औरतों ने जबरन मुझे उस कमरे में धकेल दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। मैं सिर्फ अभी 21 साल की थी और वो 40-45 साल का, मेरे पिता से कुछ साल छोटा। शराब के नशे में धुत, लाल आंखें, बड़ी बड़ी मूछें, वो लड़खड़ाते मेरे पास आ रहा था। डर से मेरी जान निकल रही थी। मैं पीछे पीछे हट रही थी। मेरे पास मत आना मुच्छड़, मैंने कहा। वह अपनी मुच्छों पर ताव देते हुए मेरा हाथ खींचकर मेरे बिस्तर तक ले गया। उसका इस तरह से छूना मुझे गुस्सा दिला रहा था। मैं शोर मचा रही थी,
पर कोई भी मेरी मदद करने नहीं आया। मैं अब रोज़ शोर मचाती पर कोई नहीं आता। अब ये शोर भी खामोश हो गया और मैं एक लाश जो जैसा कहता बस वही करती। मेरी उम्मीद, सपने, आशाएं सब खत्म हो चुके थे। मैं अब जीना नहीं चाहती थी, लेकिन 2 महीने में मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। घर में खुशियाँ थीं, हर दिन वह मुझे नोचता था। ये किस तरह की खुशी थी, पर इस मासूम की क्या गलती? अपने मन में यही सोच रही थी। एक दिन भी ऐसा न गुजरा जब मैंने राज को याद न किया हो। वो आज भी मेरी यादों में, मेरी सांसों में बसा था। 9वां महीना लगते ही मैंने एक लड़के को जन्म दिया, जिसका नाम मैंने राज ही रखा। वह बहुत सुंदर था। मेरा पति ज़्यादा कुछ कमाता नहीं था। अपने बच्चे की ज़रूरतों को देखते हुए मैंने एक छोटी स्कूल में नौकरी की, पर ससुराल वालों की इस शर्त पर कि अपने 1 साल के बच्चे को अपने साथ रखूँगी। पहले तो ऐसा कोई स्कूल ही नहीं था, पर मैं मजबूर थी। मैं सिर्फ 3-4 हज़ार में नौकरी करने को तैयार हो गई। घर का सारा काम निपटा कर अपने सोते हुए बच्चे को ऐसे ही ले जाती। ज़िंदगी बस भाग दौड़ में कटने लगी। राज के द्वारा सिखाई अंग्रेजी आज मेरे बहुत काम आ रही थी। चुपके चुपके मैं अपने बेटे से इंग्लिश में बात करती, उसे बहुत कुछ सिखाती। मेरा बेटा भी बहुत इंटेलिजेंट था। अपने बेटे से उम्मीद पालना शुरू कर दिया। मेरा बेटा अब 7 साल का हो चुका था। एक दिन मेरी सासू जी ने कहा, यहाँ पास ही के एक कोठी है, बहुत पैसे वाले, सिर्फ एक आदमी और एक औरत। वहाँ जाकर तुम्हें नौकरी करनी है, अच्छा पैसा देंगे, वहीं रहना है तुम्हें। 24 घंटे की नौकरी है, सैलरी 15 से 20 हज़ार। मैंने कहा, मैं किसी घर में नौकर बनकर काम नहीं करूँगी, अपने बच्चे को छोड़कर। सासू जी ने कहा, ठीक है, तू तेरा बच्चा रख अपने पास, लेकिन आधे पैसे तो मुझे देगी। मुझे लगा इस कंजरवाड़े से निकलने की कीमत मांग रही है, पर अच्छा है, मैं इसके बेटे के टॉर्चर से भी आज़ाद हो जाऊंगी। अपने बेटे को खुलकर पढ़ाऊंगी। मुझे फिर से एक अवसर मिल रहा था, नौकर ही सही। ठीक है, मैंने कहा। मुझे मेरी सासू जी उस कोठी में लेकर गई। मुझे बाहर खड़ा कर वह अंदर सेठानी से बात करने गई। सेठ सेठानी ज़्यादा बूढ़े नहीं थे, सिर्फ 60-65 साल के थे। मैंने मन में सोचा शायद 80-90 साल के होंगे, पर मैं गलत थी। सेठानी बाहर आई, मुझे वह मेरे बच्चे को देखने लगी। कहने लगी, तुम्हें पूरे घर को संभालना है और हमारा भी ध्यान रखना है। एक बेटी बनकर रहोगी तो अच्छा रहेगा। बार बार मेरे बेटे को देखे जा रही थी। मैंने कहा, हाँ ठीक है, अभी से शुरू कर दो काम। सेठानी ने कहा। मेरी सास मेरा सारा सामान दे गई और सेठानी ने मुझे अपना कमरा दिखाया, जो मुख्य घर से थोड़ा अलग था। जब मैं घर के अंदर गई तो सामने रखी तस्वीर को देख मेरी मानो जान ही निकल गई। वह तस्वीर राज की थी, जिस पर हार लटका हुआ था। सेठानी ने मुझे देखकर कहा, ये मेरा इकलौता बेटा था। आज से 8 साल पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था। वो हमारी दुनिया को उजाड़ कर चला गया। कहकर गया था वो अपनी दुल्हन लेकर आएगा, पर उस कार में दुल्हन नहीं थी। वो अकेला था और फूट फूट कर रोने लगी। और मैं भी मन में यही सोच रही थी कि इस माँ की कोख उजाड़ने वाली मैं हूँ। पर जो मुझसे पाप हुआ उसे उजागर करने की मेरी हिम्मत नहीं थी। भगवान ने शायद मुझे प्रायश्चित करने का मौका दिया था। मैं उनके पैरों में गिर गई। मैंने कहा, मैं आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दिल कर रहा था कि सब कुछ बता दूं और कहूं कि जो सज़ा देनी है मैं वो भोगने को तैयार हूं, पर बिना कुछ कहे मैं हर हाल में उनकी सेवा करती थी। महीना होते ही मेरी सास मुझसे मेरी आधी सैलरी लेने आ जाती थी, पर मेरा पति मुझसे कभी नहीं मिलने आया। अब उसे मेरे शरीर की ज़रूरत नहीं थी। ज़रूरत होगी भी कैसे, वह तो दूसरी औरत ले आया था। पर मेरी सास ने मुझे बताया नहीं। बताती तो आधी सैलरी मिलना जो रुक जाती। पर जो भी हो, मैं उससे नाराज़ नहीं थी। भले ही लालच था उसका, लेकिन मुझे उसने बिल्कुल सही जगह पहुंचा दिया था। यही मेरी मंजिल थी प्रायश्चित करने के लिए। एक दिन जब मैं अपनी आधी सैलरी देने के लिए सासू जी का इंतज़ार कर रही थी, वो आई ही नहीं। देखते देखते 2 से 4 माह बीत गए। कुछ समय बाद पता चला कि वह भी चल बसी थी। शायद ये सैलरी मेरे और उसके बीच की बात थी। मैं अब अपने ससुराल के बंधन से आज़ाद हो चुकी थी।
मेरे बेटे की पढ़ाई देख सेठ सेठानी ने मेरे बेटे को हॉस्टल में डलवा दिया। हॉस्टल में मिलने भी वहीं जाते थे। समय बीत रहा था। मुझे अपने बेटे को देखे 10 साल बीत चुके थे और 10 साल बाद जब लौटा तो मेरी आंखें उसे देख फटी की फटी रह गई। वह बिल्कुल राज था। उसे देख मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। वो राज का बेटा था, सेठ सेठानी का पोता था। वो उस आदमी का खून नहीं था, किसी भी तरह से नहीं। सेठ सेठानी मेरे पास आए और पूछा कि तुम ही रीत हो? मैंने कहा हाँ। मैं उनके पैरों में गिर गई, माफ़ी मांगने लगी। सेठ सेठानी ने मुझे माफ़ कर दिया और अपनी बहू के रूप में भी स्वीकार कर लिया। तसल्ली के लिए जब राज के संभाले बालों से मेरे बेटे का DNA चेक किया तो वो राज का ही बेटा था। मैंने भगवान का शुक्रिया किया कि उसने मुझे प्रायश्चित करने का मौका दिया और उनका बेटा उनके पोते के रूप में लौटा दिया।